हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं एक बहुत बढ़िया सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जिसमें आज के सेशन पर फिर से बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के बेस्ट 40 क्वेश्चंस। एग्जाम में लेवल क्या रहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगातार हम लोग इसी लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 40 में से हमारा जो मिशन है वो 35 प्लस स्कोर करने का है। तो अगेन आज के सेशन में इसी मिशन पर चलते हुए एफर्ट्स करेंगे, रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि कितना स्कोर कर पाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वो पॉइंट्स जो आपको लगता है आपको नहीं पता है, आपको नोट डाउन करने चाहिए, उनको एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि बार बार वीडियोस देखने की रिक्वायरमेंट ना हो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ ही साथ आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के कोर्स के रिगार्डिंग, अगर आप चाहते हैं कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्यूटर को थ्योरी वाइज एक बार पढ़ लिया जाए, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर लिए जाए, फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की जाए, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं आरबीआई असिस्टेंट और आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के कंप्यूटर अवेयरनेस के बेस्ट कोर्स से कनेक्ट करने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर और आईओएस स्टोर की मदद से। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। साथ ही साथ इस पूरे कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कंप्लीट पैकेज। इसके अलावा आपको किसी दूसरी बुक या वीडियो या पीडीएफ को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए गाइस, आज के सेशन में एक बार अपने आप को रिवाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कितना स्कोर कर पाते हैं। हैव अ लुक। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो हम लोग ने प्रीवियस सेशन यानी डे 9 में आपसे पूछा था, और आपने इसका बहुत शानदार आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताया कि सर इसका आंसर ये होगा, जो बिल्कुल सही था। क्या था ये क्वेश्चन? विच इज डिफॉल्ट सर्च इंजन फॉर विंडोज एक्सपी? विंडोज एक्सपी के डिफॉल्ट सर्च इंजन का नाम क्या है? हम जानते हैं जब विंडोज एक्सपी का मतलब है एक्सपीरियंस, जब इस ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज करते थे तब वहां पर जो सर्च इंजन हम लोग यूज करते थे दैट इज एमएसएन, दैट इज द बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन। तो इस केस में आंसर क्या बनेगा? एमएसएन इज द करेक्ट आंसर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि एमएसएन एक बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन है किस ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पूछें तो विंडोज एक्सपी, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है और बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन पूछें तो एमएसएन। क्लियर हो गया? तो विंडोज एक्सपी, एमएसएन, एमएसएन, विंडोज एक्सपी। क्लियर? वेरी गुड। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस। Among these which statement is false regarding HTTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा कथन स्टेटमेंट गलत है। पहला, इट इज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। क्या HTTP प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है? तो आंसर है बिल्कुल है। HTTP is considered to be unsecure। क्या HTTP प्रोटोकॉल सिक्योर नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि HTTP अनसिक्योर है और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ये सिक्योर है, जबकि HTTP सिक्योर नहीं है। HTTP वर्क एट एप्लीकेशन लेयर, HTTP एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सबसे ऊपर वाली लेयर, 7th लेयर, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर, और इसी लेयर पे काम करती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
यानी ये स्टेटमेंट भी वैलिड है। फिर कह रहा है HTTP यूजेस पोर्ट नंबर 443, ये गलत है। HTTP 80 पोर्ट नंबर पे काम करता है, 80 पोर्ट नंबर पे काम करता है, 443 पर नहीं, क्योंकि 443 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये पोर्ट नंबर 443 का यूज करेगा, जबकि HTTP यूज करेगा पोर्ट नंबर 80 का। तो हमें अपना आंसर मिल चुका है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जबकि लास्ट स्टेटमेंट था स्टेटलेस प्रोटोकॉल, HTTP की क्या स्टेट मेंटेन नहीं होती है, ये स्टेटलेस है, बिल्कुल सही। जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट कहीं पर स्टोर नहीं होती, उसका प्रीवियस रिक्वेस्ट से कोई मतलब नहीं होता, वो इंडिविजुअल रिक्वेस्ट होती है और इंडिविजुअल उसका आंसर हमें मिलता है सर्च करने पर। तो इसका मतलब जो HTTP है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। तो HTTP का पोर्ट नंबर 80 है, HTTPS का पोर्ट नंबर 443 है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, फ्री ऑनलाइन वर्जन ऑफ MS एक्सेल इज नोन एज, MS एक्सेल का निशुल्क ऑनलाइन संस्करण किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ऑफिस फॉर दी वेब, एक्सेल मोबाइल, वर्ड मोबाइल, एक्सेल फॉर दी वेब, नन ऑफ दीज, क्या होगा करेक्ट आंसर। हम जानते हैं कि MS एक्सेल एक पेड वर्जन है, माइक्रोसॉफ्ट का पेड वर्जन है MS एक्सेल, लेकिन इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है ऑनलाइन पर। इस फ्री वर्जन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेल फॉर दी वेब। ये ऑनलाइन वर्जन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 4 एक्सेल फॉर दी वेब। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फंक्शन इन MS एक्सेल वर्कशीट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर्स ऑफ एंट्रीज इन दी सेल। MS एक्सेल वर्कशीट में कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सेल में प्रविष्टियों की कुल संख्या को दर्शाता है, यानी सेल में जो नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है, एंड द आंसर इज काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन MS एक्सेल में क्या बताता है कि ऐसी कौन सी सेल हैं जिनमें नंबर्स हैं, तो नंबर्स को काउंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, काउंट फंक्शन का। सभी सेल्स में जो भी लिखा हुआ है उनको काउंट करने के लिए काउंट ए का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटा या काउंट ए का मतलब होता है ऑल, काउंट ऑल। तो काउंट ए क्या करता है, नंबर्स को भी काउंट कर लेता है और अल्फाबेट्स को भी, जबकि काउंट सिर्फ और सिर्फ सेल में उपस्थित, सेल में प्रेजेंट नंबर्स को ही काउंट करता है। क्लियर है गाइस, वेरी गुड। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, in order to see all the slides on one screen, use। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों को एक स्क्रीन पर देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को स्क्रीन के ऊपर एक साथ देखना है, क्या करेंगे, व्यू पर जाएंगे, स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे और जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो एक साथ स्क्रीन के ऊपर थंबनेल फॉर्मेट में आ जाएंगी। तो आंसर क्या होगा, व्यू कॉमा स्लाइड सॉर्टर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। हमने यहां भी आपको दिखाया भी है कि किस तरीके से आपको करना है। पावर पॉइंट ओपन करना है, व्यू पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो सब आपको एक ही स्क्रीन पर दिख जाएंगी, छोटे छोटे थंबनेल फॉर्मेट में, दैट इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट, इन द www.google.com URL, गूगल इज कह रहा है www.google.com में जो URL है, इस URL में गूगल क्या है, गूगल का मतलब क्या है, डोमेन नेम, यूनिफॉर्म रिसोर्स, टॉप लेवल डोमेन, सबनेट या प्रोटोकॉल।
तो यहां पर जो गूगल लिखा हुआ है ये है डोमेन नेम, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट वन। याद रखिएगा, जैसे आप किसी भी वेबसाइट की बात करें, facebook.com, whatsapp.com, तो फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना, ibps.in, ibps, ये सब क्या है, डोमेन है। तो दीज आर कॉल्ड एज डोमेन नेम। तो क्वेश्चन ये उठता है सर फिर www क्या है, .com क्या है, आइए इस पर भी एक बार डिस्कस करते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहां पर हमने कहा इसी एग्जाम्पल पर बात करते हैं। www.google.com में ये जो 3 W हैं, जिनकी मदद से हम सर्वर से एक्सेस करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, सर्वर से इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए www का यूज किया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड सब डोमेन। तो www जिसको W3 बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सब डोमेन। गूगल क्या है, डोमेन, और .com क्या है, TLD, यानी टॉप लेवल डोमेन। तो .com, .in, .edu, .mil, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब TLD होते हैं, टॉप लेवल डोमेन होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, www सब डोमेन है, गूगल डोमेन नेम है, और .com, .in, ये जितने भी डॉट के आगे लगे होते हैं इनको TLD बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है कि .com, .in, ये सब क्या होते हैं, तो आंसर है दीज आर कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन। समझ में आ गया। तो कॉमर्शियल पर्पस से कॉम का यूज होता है, IN का मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, USA के लिए अमेरिका डोमेन नेम का यूज किया जाता है। तो अलग अलग टर्म्स के लिए अलग अलग डोमेन नेम का यूज किया जाता है, जिसको टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। नेक्स्ट, अ मोबाइल फोन यूजेस अ डैश टाइप ऑफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। एक मोबाइल फोन डैश प्रकार के डुप्लेक्स संचार को उपयोग करता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो मुझे आप ये बताइए कि मोबाइल फोन किस तरीके की मोड ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा, सिंप्लेक्स में आएगा, हाफ डुप्लेक्स में आएगा, फुल डुप्लेक्स में आएगा, या ऑल ऑफ दीज में आएगा। बिल्कुल सही, मोबाइल फोन कहें, स्मार्टफोन कहें या सेल फोन कहें, ये सभी आपके फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर इज फुल डुप्लेक्स मोड, जहां पर आप मैसेज को सेंड भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं रियल टाइम पर, ऑन द स्पॉट। रियल टाइम कम्युनिकेशन इज कॉल्ड full duplex mode of communication. Very good. Next, question number 7 guys. Internet surfing is an example of, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और अक्सर कैंडिडेट इस क्वेश्चन को गलत ही करती है। देखते हैं आप सही आंसर बताते हैं या नहीं। इंटरनेट सर्फिंग किसका उदाहरण है? इंटरनेट सर्फिंग का मतलब जब भी हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, गूगल पर कुछ ढूंढते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सर्फिंग। इंटरनेट पर जो भी हम काम करते हैं उसको सर्फिंग ही बोलते हैं, या सर्चिंग भी बोल सकते हैं। तो इंटरनेट सर्फिंग क्या है? सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, ऑल ऑफ दीज है, या नन ऑफ दीज है। अब क्या होता है जब हम कुछ भी सर्च करते हैं, सपोज करिए हमने गूगल ओपन किया और हमने सर्च करना शुरू किया। सर्च करते हैं, सर्च करने के लिए पहले हम टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, रिक्वेस्ट होती है, फिर उसके बाद हमें हमारी सर्च का रिस्पॉन्स मिलता है। क्या ये सिमिलर टाइम पर होता है? नहीं, एक समय पे हमने रिक्वेस्ट करी, उसके बाद सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स किया। इसका मतलब कि इंटरनेट सर्फिंग हाफ डुप्लेक्स पर काम करता है। तो करेक्ट आंसर इज हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्या ये बात समझ में आई? फिर से एक बार देखते हैं कैसे। हमने इंटरनेट पर कुछ भी सर्च किया, सपोज करिए मुझे एक परफ्यूम खरीदनी थी, तो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, गूगल ओपन किया, सर्च किया गूगल सर्च इंजन पे। तो जब मैं टाइप कर रहा हूं तो मेरी रिक्वेस्ट गई इंटरनेट के पास, सर्वर के पास, और फिर सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स किया। क्या ये एक ही समय पर हो रहा है? नहीं, ये अलग अलग समय पर हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? हाफ डुप्लेक्स है। लेकिन अगर हम मोबाइल से बात करते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो ये सब हमारे फुल डुप्लेक्स के एग्जाम्पल हैं।
क्लियर है? वेरी गुड. A dash is a device that forward packet between networks by processing the routing information included in the packet. डैश एक उपकरण है जो पैकेट में शामिल रूटिंग जानकारी को संसाधित करके नेटवर्क के बीच पैकेट को अग्रेषित करता है. इसे क्या बोलते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में कई सारे क्लूज हमें मिल गए, जैसे पैकेट, राउटिंग. पैकेट और राउटिंग ये सारा काम किसका होता है? राउटर का. सो द करेक्ट आंसर इज राउटर. अगर राउटिंग ना भी मिलता, सिर्फ पैकेट मिल जाता क्वेश्चन में, तो पैकेट को फॉरवर्ड करने का, पैकेट को आगे पास करने का काम किसका है? राउटर का है. एक नई दिशा दिखाने का काम किसका है? राउटर का है. एक पाथ एस्टैब्लिश करने का काम किसका है? राउटर का है. सोर्स से डेस्टिनेशन तक मैसेज को कम्युनिकेट करवाने का काम किसका है? राउटर का है. राउटर किस लेयर पर काम करता है? तो OSI मॉडल के थर्ड लेयर यानी नेटवर्क लेयर पे काम करता है राउटर. राउटर किस तरीके के आईपी एड्रेस, किस तरीके के एड्रेस पे काम करता है? तो आंसर है राउटर आईपी एड्रेस पर काम करता है. तो यानी नेटवर्क लेयर जिस पे राउटर आता है और राउटर आईपी एड्रेस को डील करता है. ये बातें आपको याद रखनी है. नेक्स्ट, द डैश एड्रेस यूनिकली डिफाइन अ होस्ट ऑन द इंटरनेट. डैश पता विशिष्ट रूप से इंटरनेट पर एक होस्ट को परिभाषित करता है. होस्ट का मतलब सर्वर. यूनिक, यहां पर हमें एक चीज दिख रही है, यूनिक एड्रेस, जो कि सर्वर को डिफाइन कर रहा है, होस्ट कंप्यूटर्स को डिफाइन कर रहा है, इंटरनेट पर सिस्टम को डिफाइन कर रहा है. दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस. दैट इज द यूनिक एड्रेस. तो आंसर क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस. कितने बिट का होता है? IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट. समझ में आया? तो ये होता है आईपी एड्रेस, जो नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस में डिवाइडेड है. कितनी बिट होती हैं आईपी एड्रेस में? हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन आईपी एड्रेस? कितनी बिट होती हैं टोटल? तो अब डिपेंड करेगा कि IPv4 की बात हो रही है या IPv6 की. लेकिन अगर पूछें कि आईपी एड्रेस में कितनी ऑक्टेट होती हैं, हाउ मेनी ऑक्टेट आर देयर इन आईपी एड्रेस? तो आंसर होगा 4 ऑक्टेट. 4 ऑक्टेट होती हैं और हर एक ऑक्टेट 8 बिट के बराबर होती है IPv4 के केस में. समझ में आ गया? तो 8 4 32, इसीलिए IPv4 32 बिट का कहलाता है. क्लियर? वेरी गुड. द डैश एड्रेस ऑल्सो नोन एज लिंक एड्रेस. कह रहा है ये एक एड्रेस है जिसे लिंक एड्रेस के नाम से जाना जाता है. लिंक मतलब डेटा लिंक, और डेटा लिंक लेयर पे जो एड्रेस काम करता है वो कौन सा है? मिल गया ना आंसर, मैक एड्रेस. लेकिन यहां तो मैक एड्रेस दिया ही नहीं हुआ है. लेकिन क्या हुआ? मैक एड्रेस का दूसरा नाम है फिजिकल एड्रेस. तो आंसर हो गया दैट इज फिजिकल एड्रेस. एक लाइन से ही हमें आंसर मिल गया. पूरा पढ़ लेते हैं एक बार. कह रहा है ऐसा कौन सा एड्रेस है? द डैश एड्रेस ऑल्सो नोन एज लिंक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ अ नोड एज डिफाइंड बाय इट्स लैन और वैन. डैश पता, जिसे लिंक पता भी कहा जाता है, एक नोड का पता है जो उसके लैन या वैन द्वारा परिभाषित होता है. तो हमें यहां पर जो क्लू देखने को मिले वो क्या थे? लिंक एड्रेस. लिंक का मतलब डेटा लिंक लेयर, जो कि OSI मॉडल की दूसरी लेयर है, और डेटा लिंक लेयर पर जो एड्रेस काम करता है वो है मैक एड्रेस. और मैक एड्रेस को बर्न्ड इन एड्रेस, फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है. मैक एड्रेस बोलिए, फिजिकल एड्रेस बोलिए, बर्न्ड इन एड्रेस बोलिए, ईथरनेट एड्रेस बोलिए, है ना? ये सब करेक्ट है. तो आंसर हो गया फिजिकल यानी मैक एड्रेस, जो 48 बिट का होता है. तो अगर इसकी बिट पूछी जाए कि मैक एड्रेस कितने बिट का होगा, तो आंसर है 48 बिट का. नेक्स्ट, द डैश लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन हॉप
टू द नेक्स्ट डैश परत फ्रेम को एक हॉप यानी नोड से दूसरे तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए ओएसआई मॉडल से अगर आप आंसर गलत कर रहे हैं, है ना, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जब आपको पता है कि ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको गलत क्यों कर रहे हैं, है ना। इस पर कमांड बनाने की कोशिश करिए। फ्रेम्स, फ्रेम्स डेटा लिंक लेयर का हिस्सा है। हम डेटा लिंक लेयर में डेटा को फ्रेम्स के फॉर्मेट में भेजते हैं, तो आंसर क्या होगा, डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर में बिट के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होगा, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स के फॉर्मेट में होगा, नेटवर्क लेयर में किसके फॉर्मेट में होगा, पैकेट्स के फॉर्मेट में, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट में डेटा को डिवाइड करेंगे, और जबकि सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन में डेटा डेटा के फॉर्मेट में ही ट्रांसफर किया जाता है। तो बिट, फ्रेम्स, पैकेट, सेगमेंट, डेटा डेटा डेटा, ये होगा करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट, AMD is a semiconductor company known for designing and developing computer processors. Here AMD stands for, AMD एक सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कंप्यूटर प्रोसेसर को डिजाइन और विकसित करने के लिए जानी जाती है। यहां AMD का मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं कि दो ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो प्रोसेसर यानी सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के लिए जानी जाती है। पहली इंटेल है नंबर 1 और दूसरे नंबर पर है AMD। तो इंटेल कंपनी के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना हुआ है। AMD में पूछा जा रहा है कि इस कंपनी की फुल फॉर्म क्या है, या AMD प्रोसेसर में AMD की फुल फॉर्म क्या है, और ये रहे ऑप्शंस, बताइए। ऑटोमेटेड मिनी डिवाइसेस, अटैच्ड मिलियंस डिकोडर, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, एसिंक्रोनस मेटाडेटा, या एप्पल मेमोरी डुप्लेक्स। करेक्ट आंसर होगा एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। ए का मतलब है एडवांस्ड, एम का मतलब है माइक्रो, और डी का मतलब है डिवाइसेस। दिस इज कॉल्ड AMD। कौन सा प्रोसेसर बेहतर है, यह कह पाना सही नहीं होगा कि इंटेल ज्यादा बेहतर है या AMD, क्योंकि अब AMD के प्रोसेसर भी, है ना, जैसे राइजन जैसे जो प्रोसेसर है ये इंटेल के कंपैरिजन में भी काफी स्ट्रांग है। तो ये कंपटीशन चल रहा है, कभी इंटेल आगे निकल जाती है, कभी AMD का प्रोसेसर आगे निकल जाता है। दोनों अपनी जगह पर बेस्ट हैं, लेकिन अब जो लेटेस्ट वाले AMD प्रोसेसर आ रहे हैं उसमें जो कोर हैं वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंटेल। तो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से AMD प्रोसेसर बेस्ट माने जा रहे हैं इन नाउअडेज, जहां पर AMD की फुल फॉर्म आपने समझ ली, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। नेक्स्ट, a quad core processor is a type of computer processor architecture that has dash processor cores embedded. क्वाड कोर प्रोसेसर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोसेसर आर्किटेक्चर है जिसमें डैश प्रोसेसर कोर एम्बेडेड होते हैं। देखिए आजकल जब आप मार्केट में प्रोसेसर देखेंगे, है ना, या लैपटॉप्स में प्रोसेसर देखेंगे, तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, क्वाड कोर, मल्टी कोर, डुअल कोर, है ना, इसी तरीके से तो प्रोसेसर्स आते हैं मार्केट में। तो कह रहा है क्वाड कोर में कितने कोर हैं, 4, 8, 6, 16 या 2। करेक्ट आंसर है 4 प्रोसेसर कोर। क्वाड का मतलब होता है 4। इसको, इस पर करिएगा विचार और इसको करिएगा याद बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि क्वाड कोर में कितने कोर हैं, हेक्सा कोर में कितने कोर हैं, मल्टी कोर्स में कितने कोर होते हैं। तो आइए इस पर एक बार डिटेल में चर्चा कर ली जाए। हैव अ लुक गाइस। सबसे पहला जो कोर आया प्रोसेसर में वो है 1 कोर, जिसे सिंगल कोर बोला जाता है। फिर आया डुअल कोर जिसमें 2 कोर्स हैं। फिर आया क्वाड कोर जिसमें 4 कोर हैं। फिर आया हेक्सा कोर, हेक्सा का मतलब 6 कोर्स। देन ऑक्टा कोर 8 कोर, देन मल्टी कोर 16 कोर्स। तो याद रखिएगा, सिंगल का मतलब 1, डुअल का मतलब 2,
क्वाड का मतलब 4, हेक्सा 6, ऑक्टा 8 और मल्टी कोर दैट इज 16 कोर्स। क्लियर है? वेरी गुड। एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स, हम जानते हैं एप्पल के जो सीईओ हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो हैं स्टीव जॉब्स। अनवील्ड द फर्स्ट आईफोन ऑन दिस ईयर, किस ईयर में स्टीव जॉब्स जी ने पहला आईफोन रिलीज किया था? एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने इस साल पहला आईफोन लॉन्च किया, बताइए 2005 में, 2006 में, 2007 में, 8 में या 9 में? आईफोन है ना, जिसको लेने के लिए किडनी तक बेचनी पड़ती है ना, हैवी अमाउंट फोन। बढ़िया है, तो बताइए आईफोन किस ईयर में आया? वेरी गुड, दैट इज 2007। 2007 में आईफोन ने दुनिया में कदम रखा और ये डेट थी 9 जनवरी 2007। लेटेस्ट आईफोन जो इस समय है वो है आईफोन 14 प्रो मैक्स। आईफोन 14 प्रो मैक्स ये लेटेस्ट है। नेक्स्ट जो आईफोन आएगा वो होगा आईफोन 15, जैसे कि आप सबको पता होगा, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और न्यूज में आपने देखा भी होगा कि इसकी रिवीलिंग कब होगी? 13 सितंबर 2023, 13 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा मार्केट में नया आईफोन, दैट इज आईफोन 15। अब ये 12 सितंबर भी कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ 13 सितंबर कह रहे हैं। ज्यादा संभावना 13 सितंबर की है ना, क्योंकि 13 को ही लॉन्च किया जाता है ज्यादातर। ये 13 तारीख बड़ी शुभ मानी जाती है एप्पल के सेंस में। तो देखने वाली बात होगी कि 12 को किया जाता है या 13 को, लेकिन 2023 में रिवील होने वाला है आईफोन 15, राइट? तो लीजिए फटाफट जॉब और मजा उठाइए आईफोन 15 का। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ टोकेनाइज्ड डिजिटल वर्जन ऑफ द इंडियन रूपी? कौन सा भारतीय रुपए का प्रतीकात्मक डिजिटल संस्करण नहीं है? आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे तरीके से तैयार है डिजिटल वर्जन ऑफ इंडियन रूपी लॉन्च करने के लिए, और कई बार इस पर टेस्टिंग भी हो चुकी है ना। हम जानते हैं इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज में, जैसे क्रिप्टो करेंसी है ना, उस पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, कोई सेंट्रल पावर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है सेंट्रलाइज्ड। वहीं डिजिटल करेंसी पर पूरे तरीके से कंट्रोल होगा इंडियन गवर्नमेंट का, आरबीआई का। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय रुपए का प्रतीकात्मक डिजिटल संस्करण नहीं है? ई रूपी, ई आईएनआर, ई रूपी, डिजिटल रूपी या बिटकॉइन? बिटकॉइन नहीं है, बाकी सब हमारे डिजिटल करेंसी के पार्ट हैं। और इस डिजिटल करेंसी को सीबीडीसी भी बोला गया है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ई रूपी, ई आईएनआर डिजिटल रूपी या सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये सब सिमिलर चीजें। क्लियर है? वेरी गुड। डैश इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट चैटबॉट इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस। डैश कंप्यूटर विज्ञान के इतिहास में पहला चैटबॉट माना जाता है। बहुत फेमस है चैटबॉट, है ना। इस पर क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम में। जैसे ओपन कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, ओपन एआई कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया चैट जीपीटी, है ना, काफी फेमस है। गूगल का बार्ड बहुत फेमस है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला चैट बॉट का नाम बताइए। आप जानते हैं कि सबसे पहला जो चैट बॉट आया उसका नाम क्या था? बिल्कुल, दैट इज एलिजा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। पहला जो चैटबॉट आया दैट इज एलिजा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग यूजेज? इनमें से क्लाउड कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार नहीं है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये हम लोग कहां कर सकते हैं? गूगल ड्राइव पर कर सकते हैं, जीमेल पर कर सकते हैं, आई क्लाउड पर कर सकते हैं।
है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां वन ड्राइव पर कर सकते हैं, जहां पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर स्टोर करते हैं, और इंटरनेट पर डेटा को स्टोर करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग मेनली कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो कौन सी नहीं है? हार्डवेयर एज अ सर्विस नहीं है, बाकी सभी हैं। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो इज एन इनपुट पेरिफेरल डिवाइस? निम्न में से कौन सा एक इनपुट पेरिफेरल डिवाइस है? बताइए, इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है? प्रिंटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है या आउटपुट? इनपुट है। प्रोजेक्टर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है। तो इनपुट यहां पर कौन सा मिल गया? दैट इज स्कैनर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज दी स्कैनर इज दी इनपुट डिवाइस। जबकि प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, मॉनिटर, है ना, ये सब हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड 2021, एमएस ऑफिस का जो ऑफलाइन लेटेस्ट वर्जन है वो 2021 है, 2021 है ना। आप जानते होंगे 2003 आया, 2007 आया, 9 आया, फिर इसके बाद लगातार वर्जन आते ही चले गए, है ना। 19 आया, फिर 21 आया, बहुत सारे वर्जन आए। आपको बताना है एमएस वर्ड 2021 विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट ऑल कैपिटल? सभी टेक्स्ट को कैपिटल करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है? सपोज करिए आपने अपना नाम लिखा है, वो स्मॉल से है, और आप उसको कैपिटल करना चाहते हैं, तो ऐसी कोई शॉर्टकट की है जो आपके नाम को कैपिटल कर देगी, एंड दैट इज कंट्रोल शिफ्ट ए, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो कंट्रोल शिफ्ट ए की मदद से आप लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डैश कैन रेप्लीकेट एंड स्प्रेड विदाउट एनी ह्यूमन एक्टिवेशन? डैश बिना किसी मानवीय सक्रियता के प्रतिकृति बना सकता है और फैला सकता है। बताइएगा इसको क्या बोलेंगे? रेप्लीकेट भी करता है और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के काम करता है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का होना यहां जरूरी नहीं है। वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड। अगर ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन एक्टिवेशन की बात नहीं होगी तो आंसर होगा वॉर्म। राइट वंस रीड मैनी, जो वायरस से भी खतरनाक है। वायरस के लिए तो एंटीवायरस है, लेकिन वॉर्म के लिए कोई प्रॉपर एंटी वॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो वॉर्म अगर आ गया सिस्टम में फिर तो स्वाहा है ना। ये तो सिस्टम को पूरी तरीके से डैमेज करेगा। वायरस से फिर भी आप बच सकते हैं, लेकिन वायरस से भी कई गुना जो डिस्ट्रॉय करता है वो है वॉर्म। क्लियर है? राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट, विच इज द वेरी बेसिक प्रॉब्लम इन ट्रबल शूटिंग इन डीवीडी प्लेयर? बताइएगा। कह रहा है डीवीडी प्लेयर, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। डीवीडी प्लेयर में एक बेसिक प्रॉब्लम आती है जिसे हम ट्रबल शूट करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है जो डीवीडी प्लेयर में आती है? डीवीडी प्लेयर में समस्या निवारण में सबसे बुनियादी समस्या कौन सी है? ट्रबल शूट करने का मतलब जब हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम आखिरकार है कहां। ट्रबल शूटिंग का मतलब फाइंड करना कि प्रॉब्लम कहां पर है, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। और जब हम प्रॉब्लम फाइंड कर रहे होते हैं तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम कहां पर आती है? फ्रीक्वेंसी, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन, एस्पेक्ट रेशियो, या ऑल ऑफ दिस? आंसर है डीवीडी प्लेयर का एस्पेक्ट रेशियो। ये सेट करना सबसे बेसिक प्रॉब्लम में आता है। तो आंसर क्या होगा गाइस? इसका एस्पेक्ट रेशियो सेट करना, है ना। ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखी जाती है किसमें? डीवीडी प्लेयर्स में। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD-ROM इज नोन एज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CD-ROM में
फाइलों की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग, रिपिंग या ऑल ऑफ दीज? जब भी हम सीडी में कुछ भी कॉपी करते हैं, कुछ भी ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड बर्निंग। हमें उसे कई सॉफ्टवेयर्स की मदद से क्या करना होता था? बर्न करना होता था, जलाना होता था, तो दैट इज कॉल्ड बर्निंग। सीडी में कॉपी करना मींस बर्निंग, और सीडी से कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड रिपिंग। जब हम सीडी में कॉपी करते हैं तो बर्निंग बोलते हैं, और जब हम सीडी से कॉपी करते हैं तो रिपिंग बोलते हैं। समझ में आया? तो ट्रांसफर फ्रॉम सीडी टू अनदर डिवाइस रिपिंग, अनदर डिवाइस टू सीडी बर्निंग। क्लियर है? वेरी गुड। व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ डुअल लेयर ब्लूरे डिस्क? दोहरी परत वाली ब्लूरे डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी है? तो देखिए, ब्लूरे डिस्क, जिसको शॉर्ट में बीआरडी बोलते हैं, ये हर एक लेयर पर 25 जीबी डेटा स्टोर करती है। तो बात किसकी हो रही है? डुअल लेयर की। तो डुअल लेयर मतलब दो लेयर, एक लेयर में 25 जीबी, तो दो लेयर में 50 जीबी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 50 जीबी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डुअल लेयर ब्लूरे डिस्क। अगर यहां पर सिंगल लेयर पूछ रहा होता कि सिंगल लेयर ब्लूरे डिस्क की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, तो आंसर हो जाता है 25 जीबी। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली? निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल अनुक्रमिक पहुंच प्रदान करता है? सीक्वेंशियल एक्सेस, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज मैग्नेटिक टेप। सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक टेप हमारा कैसा है? सीक्वेंशियल एक्सेस। और इसके अलावा बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब हमारी कैसी हैं? रैंडम एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस। मैग्नेटिक टेप है ना, बचपन में टेप चलाते थे, है ना, जो टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे उनमें कैसेट लगाया करते थे, टेप लगाया करते थे, और ये सीक्वेंस में काम करते थे टेप्स, है ना, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक टेप, अ सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी रोम? सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी की जो कैपेसिटी है बाय डिफॉल्ट वो कितनी है? जब आप मार्केट जाते थे और सीडी लेकर आते थे तो बाय डिफॉल्ट आपको सीडी की कैपेसिटी कितनी मिलती थी? 700 MB, 500 MB, 7000 MB, 4, 7 GB, 4 या 7 GB, या नन ऑफ दीज? 4.7 GB होगा, है ना। यहां पर फोर्थ वाला पॉइंट है 4.7 GB। करेक्ट आंसर है 700 MB। ये है बाय डिफॉल्ट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी या सीडी रोम, जबकि डीवीडी की बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी 4.7 GB है और सीडी के केस में 700 MB है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। मेमोरी और स्टोरेज के बीच में अंतर यह है कि मेमोरी कैसी मेमोरी है और स्टोरेज कैसी है। बताइए, परमानेंट, टेम्परेरी, टेम्परेरी परमानेंट, स्लो या फास्ट, नॉन वोलाटाइल या वोलाटाइल, या नन ऑफ दीज? हम जानते हैं जब हम मेमोरी और स्टोरेज में कंपैरिजन करते हैं तो मेमोरी हमारी टेम्परेरी होती है जबकि स्टोरेज हमारी परमानेंट होती है। तो यानी आंसर क्या होगा? मेमोरी इज टेम्परेरी यानी ऑप्शन नंबर 2, और स्टोरेज इज परमानेंट यानी सेकंड इज द करेक्ट वन। ठीक, स्टोरेज परमानेंट होगी जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सब स्टोरेज है। और मेमोरी कैसी होती है? टेम्परेरी, जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बफर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, है ना, टेम्परेरी मेमोरी है। नेक्स्ट, द डैश इज अ टेम्परेरी फोल्डर दैट होल्ड्स योर आउटगोइंग ईमेल। डैश एक अस्थायी फोल्डर है जो आपके आउटगोइंग ईमेल को रखता है। ड्राफ्ट, स्पैम, इंपॉर्टेंट, शेड्यूल्ड या आउटबॉक्स?
क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। सपोज करिए आपने मेल किसी को भेजा और सामने वाले का मेल फुल था, सामने वाले का ईमेल जो इनबॉक्स था वो फुल था, तो मेल उस तक पहुंचा ही नहीं। या फिर सपोज करिए आपने मेल भेज दिया, आपका नेट बंद हो गया एकदम से, मेल निकल चुका है लेकिन सामने वाले को नहीं मिला। इस केस में वो मेल कहां गया? ड्राफ्ट में, स्पैम में, इंपॉर्टेंट में, शेड्यूल्ड में या आउटबॉक्स में? तो वो टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टोर हो जाता है कहां? आउटबॉक्स में। सो द करेक्ट आंसर इज आउटबॉक्स। जैसे ही वो अपना मेल डिलीट करेगा सामने वाला, है ना, कोई इनबॉक्स के कोई नॉट यूज वाले मेल्स, कोई अनयूज्ड मेल्स, अनइंपॉर्टेंट मेल, जैसे ही उसने डिलीट किए तो वो उसका आउटबॉक्स से निकलकर कहां जाएगा? इनबॉक्स में। तो आउटबॉक्स क्या है? टेम्परेरी फोल्डर है जो होल्ड करके रखता है आउटगोइंग ईमेल्स को, है ना, दैट इज कॉल्ड आउटबॉक्स। और ड्राफ्ट क्या है गाइस? ड्राफ्ट मतलब आपने मेल लिख लिया है लेकिन अभी सेंड नहीं किया, तो अनसेंड मेल दैट इज ड्राफ्ट। स्पैम, अनवांटेड मेल, अनसॉलिसिटेड मेल, ग्रे मेल दैट इज कॉल्ड स्पैम। इंपॉर्टेंट, जिस भी मेल को हम स्टार्ट कर देते हैं, स्टार क्लिक कर देते हैं जिस भी मेल के आगे, वो मेल हमारे इंपॉर्टेंट में चले जाते हैं। शेड्यूल्ड, हम मेल को शेड्यूल भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि किस समय ये मेल जाए, किस समय इस मेल को हम देखें, तो शेड्यूल करना मींस शेड्यूल्ड। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डार्क वेब ब्राउजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस बार बिल्कुल पूछा जा सकता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है डैश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डार्क वेब ब्राउजर। ये डार्क वेब ब्राउजर है, इट इज फ्री, ओपन सोर्स एंड अवेलेबल फॉर विंडोज, मैक एंड लाइनक्स। यह सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक डार्क वेब ब्राउजर है। यह मुफ्त है, ओपन सोर्स है, विंडोज, मैक और लाइनक्स में यूज किया जाता है। दैट इज फायरफॉक्स, क्रोमियम, एज, टॉर और ओपेरा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट वन गाइस? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर है जिसका इस्तेमाल हम डार्क वेब में करते हैं। डार्क वेब मतलब किसी इल्लीगल एक्टिविटी के लिए, जैसे हमें कोई हैकिंग करनी है ना, जैसे कोई वेपन्स मंगवाने हैं या कोई इल्लीगल काम करना है, तो उन सब में जो ब्राउजर यूज होता है डार्क वेब के केस में, दैट इज कॉल्ड टॉर ब्राउजर। दी अनियन राउटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है और ये इसका लोगो है टॉर ब्राउजर का। क्लियर है? वेरी गुड। और ये सिक्योर भी माना जाता है। सिक्योर इन द सेंस मतलब प्राइवेट। अगर आप हैकिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हैकर के लिए ये बहुत सिक्योर है। सिक्योर मतलब कि ये प्राइवेसी मेंटेन करके रखता है ना, प्राइवेट है, सीक्रेट है, इसलिए ये उसके सेंस में सिक्योर है। समझ में आ गया इसकी पावर क्या है? तो जो बिटकॉइंस, जो क्रिप्टो करेंसी पर भी काम करते हैं, वो भी टॉर ब्राउजर पर ही काम करते हैं, क्योंकि जितना भी ये बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, ये भी इसी ब्राउजर पे चलती है और किसी ब्राउजर पे नहीं चलेगी। ना गूगल क्रोम पे चलेगी, ना मोजिला फायरफॉक्स पे, ना इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, है ना ओपेरा पे, ना यूसी ब्राउजर पे। इसके लिए टॉर आपको यूज करना होगा और ये फ्री भी है, ओपन सोर्स है, फ्री है ना, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये ब्राउजर है, वाइडली यूज्ड डार्क वेब ब्राउजर। डैश इज द डिफॉल्ट सर्च इंजन इन टॉर ब्राउजर। कह रहा है अब मान लीजिए कि आपने टॉर ब्राउजर इंस्टॉल किया और उस पर काम करना शुरू किया। अब टॉर ब्राउजर के साथ आप किस सर्च इंजन का इस्तेमाल करेंगे? गूगल, याहू, डकडकगो, येंडेक्स या वॉल्व फ्रॉम अल्फा। ये सभी सर्च इंजन हैं आपके। लेकिन अगर टॉर ब्राउजर का यूज कर रहे हैं तो कौन सा सर्च इंजन यूज करेंगे गाइस? वेरी गुड, द आंसर इज डक डक गो। इस केस में जो आपको सर्च इंजन यूज करना है वो क्या है? डक डक गो है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डक डक गो सर्च इंजन का इस्तेमाल किस ब्राउजर के साथ में करते हैं?
तो आंसर होगा टॉर ब्राउजर के साथ। यानी अगर क्वेश्चन में टॉर मिले तो आंसर में जो सर्च इंजन होगा वो डक डक गो हो जाएगा, और अगर डक डक गो सर्च इंजन आपको कहां मिले, क्वेश्चन में, और ब्राउजर पूछा गया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, टॉर, है ना, याद रखिएगा, टॉर, डक डक गो, टॉर। और ये टॉर कब यूज होता है या डक डक गो का यूज कब होता है, डार्क वेब के केस में। दोनों का ही इस्तेमाल डार्क वेब में किया जाता है। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि आप गूगल क्रोम पे सर्च कर ले, नहीं, याहू पे सर्च कर ले, नहीं, अगर टॉर ब्राउजर है तो सर्च भी किसमें होगा, डक डक गो में। क्लियर है, वेरी गुड। यूपीआई इज बिल्ट ओवर द डैश इंफ्रास्ट्रक्चर, बताइए। यूपीआई है ना, गूगल पे, अमेजॉन पे, फोन पे, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो यूपीआई किस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड है, एनईएफटी पर, आरटीजीएस पर, आईएमपीएस पर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, बताइएगा। यूपीआई बिल्ड है आईएमपीएस के बेसिस पर। ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यूपीआई, इस सर्विस को बोला जाता है आईएमपीएस। याद रखिएगा, यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और आईएमपीएस की फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस, और यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द डेटा स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइव, बताइए। डैश हार्ड ड्राइव पर संग्रहित डेटा को पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। हार्ड डिस्क में अगर हम डेटा को व्यवस्थित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, डिस्क क्लीनअप, डिस्क बैकअप, डिस्क क्लोनर, डिस्क रजिस्ट्री, या डिस्क डीफ्रैगमेंटर। वेरी गुड। हार्ड डिस्क पर डेटा को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं, दैट पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन या डिस्क डीफ्रैगमेंटर। क्लियर, वेरी गुड। ये करता क्या है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज्ड फाइल्स को एक तरफ कर देता है और अनयूज्ड फाइल्स को एक तरफ कर देता है। तो अगर ये यूज्ड फाइल्स को एक तरफ कर देगा या यूज्ड स्पेस को एक तरफ कर देगा, अनयूज्ड स्पेस को एक तरफ कर देगा, तो कहीं ना कहीं हमारे जो हार्ड डिस्क है इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो इसीलिए डिस्क डीफ्रैगमेंटर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी मौजूदगी से, इसको रन करने से सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, और जिन सॉफ्टवेयर्स की मदद से सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो डिस्क क्लीनअप, डिस्क बैकअप, डिस्क रजिस्ट्री, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ये सब आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के एग्जाम्पल भी हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दीज अटैक टाइप्स, लॉकी, बैड रैबिट, टेस्ला क्रिप्ट, नॉन पेटिया या वानाक्राई। इन आक्रमण प्रकारों को पहचानें, ये किस तरीके के अटैक हैं, लॉकी, बैड रैबिट, टेस्ला क्रिप्ट, नॉट पेटिया या वानाक्राई। ये कैसे अटैक्स हैं, रेसिडेंट, बूट सेक्टर वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर अटैक या स्पूफिंग अटैक। करेक्ट आंसर है ये सभी आपके रैंसमवेयर के एग्जांपल्स हैं। ये जितने भी अटैक ऊपर लिखे गए हैं, ये रैंसमवेयर अटैक है जहां पर फाइल्स और फोल्डर्स को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है, और उनको ओपन करने के लिए आपसे रिश्वत मांगी जाती है, फिरौती मांगी जाती है कि इन फाइल्स और फोल्डर्स को तभी अनलॉक करेंगे जब आप इतने डॉलर बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड रैंसमवेयर। फाइंड द इनवैलिड स्टेटमेंट अमंग द गिवन ऑप्शंस रिगार्डिंग लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के संबंध में दिए गए विकल्पों में से गलत कथन ज्ञात कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में मिलेंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। ये होता है स्टैंडर्ड एग्जाम का।
बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? स्पीड मेजर्ड इन पीपीएम, लेजर प्रिंटर की स्पीड को क्या पीपीएम में मेजर करते हैं? बिल्कुल सही है, लेजर प्रिंटर की स्पीड को पेजेस पर मिनट यानी पीपीएम में नापा जाता है। वेरी ट्रू। टोनर इज यूज्ड, क्या लेजर प्रिंटर में टोनर का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल सही, पाउडर का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टोनर। तीसरा, इन्वेंटेड बाय गैरी स्टॉक वेदर, क्या लेजर प्रिंटर को गैरी स्टॉक वेदर के द्वारा इन्वेंट किया गया था? वेरी ट्रू। कंपनी का नाम था, रिसर्च सेंटर का नाम था पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर, पारसी, और जिस पर्सन ने इसको इन्वेंट किया था दैट इज गैरी स्टॉक वेदर। यूजेस हीट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द इमेज ऑन पेपर, क्या लेजर प्रिंटर हीट का यूज करता है प्रिंट करने के लिए पेपर के ऊपर? बिल्कुल नहीं, थर्मल प्रिंटर हीट का यूज करता है। तो ये जो फोर्थ लाइन है प्रोड्यूस हीट, ये थर्मल प्रिंटर की लाइन है, लेजर प्रिंटर की नहीं, तो ये हो जाएगा इनवैलिड। लास्ट वाला, ऑल्सो कॉल्ड पेज प्रिंटर्स, क्या लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी बोलते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी स्पीड मेजर करते हैं पीपीएम में, पेजेस पर मिनट में, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेज प्रिंटर। समझ में आया? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिफ्रेश रेट फॉर डी रैम, डी रैम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रिफ्रेश रेट है? तो डायनेमिक रैम का जो रिफ्रेश रेट है वो कितना है गाइस, बताइए। 10 से 1000 मिली सेकेंड, 10 से 50 मिली सेकेंड, 10 से 100 मिली सेकेंड, 10 से 500 मिली सेकेंड, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है 10 से लेकर 100 मिली सेकेंड। तो डी रैम क्या होती है? व्हाट इज डी रैम? दो तरीके की रैम होती हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक रैम का इस्तेमाल कैश मेमोरी को बनाने के लिए, डायनेमिक रैम का यूज हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, गैजेट्स में। डी रैम का एडवांस्ड फॉर्म है एसडी रैम, जिसको सिंक्रोनस डायनेमिक रैम भी बोला जाता है, और एसडी रैम का एडवांस्ड फॉर्म है डीडीआर, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, जिसको डबल डेटा रेट के नाम से जानते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ये सारी बातें। तो कंप्यूटर्स में जो रैम यूज होती है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रैम, और स्टैटिक और डायनेमिक रैम में कौन सी रैम फास्टेस्ट है? स्टैटिक रैम फास्टेस्ट है, जबकि डायनेमिक रैम स्लो है इन कंपैरिजन टू स्टैटिक रैम। और डायनेमिक रैम की खास बात क्या है कि ये बार बार रिफ्रेश होती है, और इसका रिफ्रेश रेट क्या है? 10 मिली सेकेंड से 100 मिली सेकेंड। वेरी गुड। इन विंडोज एक्सप्लोरर अ फाइल में बी रीनेम्ड बाय राइट क्लिकिंग एंड सिलेक्टिंग रीनेम और बाय प्रेसिंग डैश की। विंडोज एक्सप्लोरर में राइट क्लिक करके और नाम बदल के चयन करके या डैश कुंजी दबाकर एक फाइल का नाम बदला जा सकता है। तो किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर में कौन सी फंक्शन की यूज होती है? तो हम जानते हैं F2 इज यूज टू रीनेम एनी फाइल और अ फोल्डर। F2 फंक्शन की मदद से हम किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है? विंडोज एक्सप्लोरर कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जब आप माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं और सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये वाला पोर्शन ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर। इसको विंडोज एक्सप्लोरर भी बोल सकते हैं, इसको फाइल एक्सप्लोरर भी बोल सकते हैं, और इसको ओपन करने की शॉर्टकट की है विंडोज प्लस ई। जैसे ही आप विंडोज ई प्रेस करते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है आपके सामने। क्लियर है? वेरी गुड। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क कॉल्ड? बताइए, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉपी करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। कॉपी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू द हार्ड डिस्क। जब हम हार्ड डिस्क में कुछ भी स्टोर कर रहे होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर स्टोर करने का मतलब इंस्टॉल करना, हार्ड डिस्क में किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टोर करने का मतलब इंस्टॉलेशन।
तो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इंस्टॉल। तो इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि जो भी आपकी फाइल्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, वो आपकी मेमोरी में इंस्टॉल हो जाता है जाके सक्सेसफुली, है ना। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट, CPU कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। CPU इस भाषा का सीधे समझ सकता है। CPU यानी प्रोसेसर यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस लैंग्वेज को समझता है? C++, असेंबली, जावा या ऑल ऑफ दीज? प्रोसेसर या CPU समझता है लो लेवल लैंग्वेज को, और लो लेवल लैंग्वेज का मतलब बाइनरी या असेंबली लैंग्वेज। बाइनरी दिया नहीं है तो आंसर क्या होगा गाइस? असेंबली, यानी थर्ड इज द करेक्ट वन। असेंबली लैंग्वेज किस पर काम करती है? निमोनिक्स पर काम करती है। असेंबली लैंग्वेज CPU के किस हिस्से में काम आती है? ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के लिए असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। निमोनिक्स किस लैंग्वेज में यूज की जाती है? असेंबली लैंग्वेज में। ब्रांचिंग की बात करें, जंप करने की बात करें, तो ये सब ब्रांचिंग, जंपिंग, ये सब यूज किए जाते हैं किसमें? असेंबली लैंग्वेज में। क्लियर है? वेरी गुड। When did Microsoft initially release Windows Explorer? Microsoft ने शुरुआत में Windows Explorer कब जारी किया था? तो Windows Explorer, जिसको फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं, Microsoft द्वारा रिलीज किया गया। कब, किस ईयर में? तो करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 1995 में। याद रखिएगा, बहुत बार ये ईयर पूछा गया है एग्जाम में कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज एक्सप्लोरर को कब रिलीज किया। द करेक्ट आंसर इज 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यूज डज फाइल एक्सप्लोरर हैव इन विंडोज 10 और 11? विंडोज 10 और 11 में फाइल एक्सप्लोरर के कितने प्रकार के व्यूज होते हैं? जब आप फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो आपको एक लंबी सी लिस्ट मिलती है। ये लंबी लिस्ट में कितने ऑप्शन हैं, कितने व्यूज हैं? द करेक्ट आंसर इज 8 व्यूज। याद रखिएगा, फाइल एक्सप्लोरर में विंडोज 10 या विंडोज 11 में टोटल नंबर ऑफ व्यूज कितने हैं? 8। कौन कौन से? एक्स्ट्रा लार्ज, आप आइकन्स को एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, स्मॉल आइकन्स कर सकते हैं, लिस्ट के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, डिटेल्स चेक कर सकते हैं, टाइल्स में अरेंज कर सकते हैं और कंटेंट में अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल आपके कितने व्यूज हो गए? 8। आप चेक कर सकते हैं राइट क्लिक करके, आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कब? विंडोज एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर में, है ना। तो याद रखिएगा 8 व्यूज, और इनका सीक्वेंस भी एक बार याद कर लीजिए। एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, लिस्ट, डिटेल, टाइल और कंटेंट। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू हार्ड रिफ्रेश ऑन गूगल क्रोम ऑन विंडोज? विंडोज पर गूगल क्रोम पर हार्ड रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो जब भी हम बात करें ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे हमें हार्ड रिफ्रेश करना है, तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? F5, Alt F5, Control F5, Control Alt F5 या none of these? करेक्ट आंसर है कंट्रोल के साथ F5। जैसे ही कंट्रोल F5 करेंगे क्या होगा? इट रीलोड द करंट पेज, ये पेज को रीलोड कर देगा, इंक्लूडिंग द ब्राउजर कैशे, ब्राउजर कैशे के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड हार्ड रीलोड। अगर कैशे भी लोड हो रही है साथ में ही, तो दैट रीलोडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड हार्ड रिफ्रेश, है ना। याद रखिएगा इसको। एंड द शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस F5। ये हो गए हमारे बेस्ट 40 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया, एक बार कमेंट करके बताइएगा मुझे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच फंक्शन की डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन एमएस ऑफिस 2021। एमएस ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो कौन सी फंक्शन कुंजियां प्रदर्शित करती हैं? हम लोग जानते हैं एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, इनमें प्रिंट प्रीव्यू किया जा सकता है। प्रिंट निकालने से पहले हम ये चेक करते हैं कि ये प्रिंट कैसे आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड प्रिंट प्रीव्यू। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, मुझे बताइए कमेंट करके। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन गाइस, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर यहां पर आप बेटर स्कोर कर रहे हैं तो एग्जाम में भी बेटर स्कोर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए ताकि एग्जामिनेशन में एक बार रिवीजन करने में आपको मदद मिले। बाकी अगर आपका जो स्कोर है वो बहुत कम आ रहा है तो रिक्वायरमेंट है कि आप एक बार टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए डिटेल में। टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए, डिटेल्ड कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज आरबीआई एंड आईबीपीएस और आरबीपीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस का बेस्ट कोर्स ड्रीम बैच 3.0। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वैलिडिटी है 12 मंथ्स की। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर और आईओएस स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन, किसी भी डाउट के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे अपने कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।